नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एमसीक्यू सीरीज़। जैसे आप जानते हैं, इस सीरीज़ में हम पूरे भारतीय संविधान को एमसीक्यू के फॉर्मेट में डिटेल में यहाँ पे कवर कर रहे हैं। और जो हमारी थ्योरी वाली सीरीज़ थी जिसमें हमने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को टॉपिक वाइज थ्योरी में कवर किया, उसका एक क्विक रिवीजन भी यहाँ पे कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने पंचायत से जुड़े सवालों को देखा था। पंचायती व्यवस्था को लेकर जो जो समितियां बनी उनको हमने कवर किया था। आज हम इस सीरीज की 33वीं क्लास यहाँ पे देखेंगे और इस वीडियो में पंचायतों के संवैधानिकरण को लेकर के जो जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं, कब संशोधन हुआ, कौन सी नई चीज़ संविधान में जोड़ी गई, किस चीज़ में क्या कहा गया है, किस आर्टिकल में क्या कहा गया, उन सब को यहाँ पे देखेंगे। साथ में पंचायतों से जुड़े जो आपका एक बहुत बड़ा आर्टिकल है 243, उसके भी इंपॉर्टेंट कुछ आर्टिकल्स को यहाँ पे कवर करेंगे। अगर आपने लास्ट वीडियो को नहीं देखा है या इस सीरीज की पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, 64वां संविधान संशोधन विधेयक किस सरकार द्वारा पेश किया गया था और इसका परिणाम क्या हुआ। देखिए, जो 64वां संवैधानिक संशोधन है, इसे लाया गया था जुलाई 1989 को। ठीक है, इसे राजीव गांधी सरकार के द्वारा लाया गया। एलएम सिंघवी समिति की रिपोर्ट जब आती है, एलएम सिंघवी समिति के बाद दो छोटी छोटी समितियां और बनी थी, थुंगन समिति बनी थी, एक और समिति बनी थी। उसके बाद सरकार के द्वारा एक संशोधन लाया जाता है जुलाई 1989 में। राजीव गांधी उस समय देश के प्रधानमंत्री थे। यह जो संशोधन था लोकसभा में पारित हो गया था, लेकिन राज्यसभा में यह असफल हो गया था। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यह भी पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित था। तो सबसे पहले कौन सा आया था? 64वां संशोधन, हालांकि जो असफल रहा। जैसे हमने फैक्ट लिखे हैं, एलएम सिंघवी समिति की रिपोर्ट के बाद तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने जुलाई 1989 में 64वां संविधान संशोधन लोकसभा में पेश किया। अगस्त 1989 में ये लोकसभा से पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा ने इसे पारित नहीं किया और ये हो गया फेल। ठीक है, इसके बाद नरसिम्हा राव सरकार, जब नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे, 73वां संशोधन लाया गया 1992 में, इसको पारित किया गया और इसी 73वें संशोधन के माध्यम से पंचायती व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला। ठीक है, अगला, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? कौन सा वाला है? 73वां संशोधन, ऑप्शन सी। ठीक है, अगर 64 वाला पास हो जाता तो 64वां प्रदान करता, लेकिन यह फेल रहा था। 73वां आपने ध्यान रखना है। और जो 74वां संशोधन है वो भी कई बार वो आपको कंफ्यूजन के लिए दे देता है, वो नगर निकायों से संबंधित है। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से जुड़ा 73वां है और शहरी स्थानीय स्वशासन से जुड़ा 74वां है। ठीक है, अगला, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के संबंध में कौन कौन से कथन सही हैं? चलिए देखते हैं। पहला, यह अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ और इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। क्या यह सही है? पहला आपका बिल्कुल सही है। 1992 में यह अधिनियम आ जाता है, लेकिन लागू इसे 24 अप्रैल 1993 से किया गया। अब क्योंकि 24 अप्रैल को लागू किया गया, इसीलिए 24 अप्रैल को हर साल पंचायती राज दिवस मनाते हैं। ठीक है, इसका अभिपालन करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश था। यह भी सही है। देखिए, पंचायती व्यवस्था को अपने यहां पर लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? वो राजस्थान था। वहीं से शुरू हुई थी, नागौर से लास्ट वीडियो हमने देखा था। लेकिन जब पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिल गया, इस अधिनियम का पालन करने वाला पहला राज्य जो था वो मध्य प्रदेश था। ठीक है, इसके तहत संविधान में भाग 9 जोड़ा गया और इसमें अनुच्छेद 243 से 243 अणा तक प्रावधान शामिल किए गए। क्या ये सही है? ये वाला भी आपका बिल्कुल सही है। इसी संशोधन के माध्यम से ये जो 73वां संशोधन था, हमारे संविधान में एक नया भाग 9 को जोड़ा गया और इस भाग 9 में 243 से 243 अणा तक जो हैं ये आर्टिकल्स जोड़े गए। आपसे पूछा जाता है पंचायती से संबंधित भाग कौन सा है, तो भाग 9। अनुच्छेद कौन से हैं? ये वाले। ठीक है, 243 से 243 अणा तक, ये भी सही है। 11वीं अनुसूची में पंचायतों के 29 विषय शामिल किए गए।
इस संशोधन के माध्यम से 73वें संशोधन के माध्यम से न सिर्फ भाग 9 जोड़ा गया, न सिर्फ ये अनुच्छेद जोड़े गए, हमारे संविधान में 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई और इस अनुसूची में उन विषयों को शामिल किया गया जिन पर पंचायत कानून बना सकती है या जो पंचायत के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इन विषयों की संख्या कितनी है? इन विषयों की संख्या 29 है। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, यहां पर पूछा था कौन सा सही है, हमारे सभी के सभी कथन बिल्कुल सही हैं। वही फैक्ट हमने लिखे हैं कि इसको सबसे पहले नरसिम्हा राव उस समय देश के प्रधानमंत्री थे, उनके नेतृत्व में यह अधिनियम पारित हुआ। इसी के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला। 24 अप्रैल 1993 से यह लागू हुआ, इसीलिए 24 अप्रैल को मनाते हैं पंचायती राज दिवस। 73वां संशोधन अधिनियम लागू होने के बाद इसका पालन करने वाला पहला राज्य कौन था? मध्य प्रदेश। अभी हमने देखा इसके तहत संविधान में भाग 9 जोड़ा गया, इसे पंचायती नाम से उल्लेखित किया गया। भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 268 तक प्रावधान को शामिल किया गया और इसी अधिनियम के तहत संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें पंचायतों के 29 विषयों को शामिल किया गया। ये नंबर पूछ लेता है कौन सा भाग है, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, कितने विषय हैं, किस अनुसूची में है, कौन सा संशोधन था, ये सब। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन था? तो 73वें संविधान संशोधन जब हो गया था, इसका पालन करने वाला पहला राज्य था मध्य प्रदेश। ये अब आप जानते हैं पंचायतों से जुड़ा है, तो आपने राजस्थान पे टिक नहीं करना है। राजस्थान पंचायती व्यवस्था अपनाने वाला पहला राज्य था, 1959 में अपना लिया था। लेकिन ये जो संशोधन हुआ उसके बाद इसको अपनाने वाला पहला राज्य कौन था? इसके प्रावधानों को अपनाने वाला मध्य प्रदेश था। ठीक है, अगला 73वें संशोधन 1992 के संबंध में सही कथन बताना है। पहला, इसके द्वारा संविधान में भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, बिल्कुल सही है, अभी हमने देखा ऊपर। 11वीं अनुसूची में पंचायत के कार्यों के 29 विषयों की सूची है, बिल्कुल सही है। यह अधिनियम 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ, यह भी सही है। पारित 92 में हुआ, लागू 93 से हुआ 24 अप्रैल। इस अधिनियम को लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान था, गलत हो जाएगा। अब आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, इसे लागू करने वाला पहला राज्य था मध्य प्रदेश। पूछा है सही कथन बताइए, तो आपका चौथा वाला गलत है, पहला, दूसरा, तीसरा आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो अभी हमने ऊपर देखा कि जब 73वां संशोधन हुआ उसके तहत संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 9 को जोड़ा गया। ठीक है, तो किस भाग में पंचायती राज से जुड़े प्रावधान हैं? भाग 9 में है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ठीक है, अगला, संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्देशित किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में वर्णित हैं। यानी पंचायतों के किए जाने वाले कार्य, पंचायतों के द्वारा उनके अधिकार क्षेत्र वाले कार्य जो हैं वो हमारी 11वीं अनुसूची में है। अभी हमने देखा था ऊपर, और कितने विषय हैं इसमें? 29 विषय। आपसे केवल सूची का नाम पूछा है, 11वीं अनुसूची। ठीक है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? ये किए गए हैं 29। बिल्कुल ऐसे ही आपसे एग्जैक्ट सवाल बनते हैं। पूरे अच्छे तरीके से रिवीजन करते हुए चलेंगे ताकि आपका एक एक कॉन्सेप्ट यहीं पर आपका क्लियर होता रहे। निम्न में से कौन संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? 73वां संशोधन, अब आपका बेसिक अगर क्लियर है तो आप जानते हैं 73वां संशोधन पंचायतों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, पंचायतों में अगर ये जुड़ा हुआ है तो इसके तहत जिला पंचायत बनेंगी, पंचायत समितियां बनेंगी, ग्राम पंचायतें बनेंगी। क्या नगर पंचायत भी 73वें संशोधन यानी पंचायत के अधीन बनेगी? गलत, ये नगर निकायों के अधीन बनेगी, यानी ये 74वें संशोधन से जुड़ा है। आपसे केवल 73वां का पूछा है, पहला, दूसरा, तीसरा। ऑप्शन कौन सा वाला सही होगा? जहां पर हमारे होंगे 1, 2, 3, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला, ग्राम सभा का अभिप्राय क्या है? ग्राम सभा से क्या अर्थ है? ग्राम सभा ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोगों को समूह को कहते हैं। यानी एक ग्राम क्षेत्र का, जिसको भी ग्राम सभा कहा गया है, उस ग्राम सभा, उस ग्राम के अंदर जितने भी लोग हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट में मौजूद है, जो 18 साल से ऊपर हैं, वे सब ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, कथन है अनुच्छेद 243 क में ग्राम सभा को ग्राम की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी व्यक्तियों का समूह कहा गया है। हमने ऊपर देखा कि 243 से लेकर 243 अणा तक आपके जो आर्टिकल्स हैं वो पंचायतों से जुड़े हैं। अब इन आर्टिकल्स में क्या क्या बात है, एक एक आर्टिकल के बारे में जानेंगे। सबसे पहले 243 है, इसमें परिभाषाएं दी गई हैं कि पंचायत क्या होती है।
पंचायत होती है कि ऐसी संस्था जिसे आर्टिकल 243 के ख के तहत ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के लिए बनाया जाता है। जो 243 ख है वो पंचायतों की संरचना से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जो 243 का क वाला पार्ट है, यानी 243 का ये वाला पार्ट, ये ग्राम सभा के बारे में बताता है। ग्राम सभा गांव की मतदाता सूची में पंजीकृत जो लोग हैं, यानी ऐसे लोग जो उस गांव में हैं और उस गांव की मतदाता सूची में भी शामिल हैं, उन सबको मिलाकर के बनती है ग्राम सभा, ठीक है। ग्राम सभा पंचायतों के गठन का आधार है और स्थानीय स्वशासन की आधारशिला है। क्या ये कथन सही है? ये भी बिल्कुल सही है। ग्राम सभा के अंदर वो सारे लोग हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल है। यही ग्राम सभा के लोग वोट करेंगे तभी तो ग्राम पंचायत बनेगी, जो पंचायती व्यवस्था का सबसे निचला स्तर होता है। तो ग्राम पंचायत का आधार यही ग्राम सभा होती है। हर ग्राम सभा अपने लिए एक अपना कार्यकारी निकाय चुनता है जो ग्राम पंचायत होता है, जिसका प्रमुख कौन होता है? प्रधान होता है, ठीक है। तो ये भी सही है और इसकी व्याख्या भी ये सही करता है, क्योंकि ग्राम सभा मतदाता सूची में सभी लोगों का समूह है जो मतदाता सूची में शामिल हैं, और इसीलिए ग्राम पंचायतों का आधार भी ग्राम सभा होती है, ठीक है। तो यहां पे कथन और कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी आपकी सही है, ठीक है। अनुच्छेद 243 ख के अनुसार पंचायतों के स्तर कितने हैं और राज्यों में कब 3 स्तर लागू होते हैं? आर्टिकल 243 का जो ख है, हमने देखा कि 243 क वाला ग्राम सभा की बात करता है और 243 का ख वाला ये ग्राम पंचायत की बात करता है, ठीक है, पंचायतों के गठन की बात करता है। इसमें बताया गया है कि पंचायत जो होगी इसके 3 स्तर होंगे। ग्राम पंचायत होगी, क्षेत्र पंचायत होगी, जिला पंचायत होगी। ये 3 स्तर कब लागू करने होंगे? जब जनसंख्या 20 लाख से ज्यादा हो। अगर किसी क्षेत्र में 20 लाख से जनसंख्या कम है तो वहां पर जो ये मध्यम वाला क्षेत्र होता है, मध्यम वाला स्तर होता है, इसे बनाना अनिवार्य नहीं है। वहां पर केवल ग्राम पंचायत और जिला पंचायत होती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कितने से ज्यादा जनसंख्या होने पर ग्राम पंचायत व्यवस्था 3 स्तरीय नहीं हो सकती। आप कहेंगे 20 लाख, तब ये मिडिल वाला हट जाता है, तब केवल ग्राम पंचायत होगी और जिला पंचायत होगी अगर किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अनुच्छेद 243 ख में पंचायती के 3 स्तरों की बात कही गई है। ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पे, क्षेत्र पंचायत ब्लॉक स्तर पे, जिला पंचायत जिला स्तर पे, ठीक है। अनुच्छेद 243 का जो ख पार्ट है, यानी 243 का बी, इसके अनुसार किन राज्यों को मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत गठन से छूट दी गई है? तो किन राज्यों को दी गई है? जिनकी आबादी 20 लाख से कम हो। ऑप्शन बी सही आंसर होगा, ठीक है। निम्न में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है? पंचायत जैसे बनेंगी, पंचायत का गठन करना, कौन सी पंचायत कैसे बनेगी, किसका एरिया क्या होगा, ये किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? ये विधानमंडल तय करती है। सवाल बनता भी है पंचायतों में, क्षेत्र पंचायतों में किस क्षेत्र पंचायत का अधिकार क्षेत्र कितना होगा, वो कौन निर्धारित करता है? वो विधानसभा निर्धारित करती है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा, क्योंकि पंचायतें बनाना किसके अधिकार में आता है? राज्यों के अधिकार में, यानी विधान मंडल या विधान सभा। पंचायतों की संरचना या पंचायतों के गठन की बात 243 ग में कही गई है। 243 ख में पंचायतों के बेसिक को बताया गया है, उनके स्ट्रक्चर को, और कब मध्यवर्ती नहीं होगा वो ख में बताया है। ये 3 स्तर जो हैं ये बनेंगे कैसे, वो 243 के सी वाले में, यानी ग वाले आर्टिकल में बताया है। इसको ध्यान रखेंगे, ये पंचायतों की संरचना से जुड़ा है। हमने देखा 3 स्तर हैं। सबसे ऊपर आती है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत जो होगी इसका निर्वाचन किया जाएगा। डायरेक्ट जनता जो होगी गांव की वो वहां पे इलेक्शन करेगी और ग्राम पंचायत का चुनाव करेगी। ऐसे ही क्षेत्र पंचायत और ऐसे ही जिला पंचायत, ठीक है। अतिरिक्त तथ्य हैं उनको देखिए। पंचायतों की संरचना से जुड़े विस्तृत प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 ग में दिए गए हैं। इसमें पहला स्तर है ग्राम स्तर। इसमें ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा। ग्राम पंचायत के प्रमुख को प्रधान, मुखिया या सरपंच कहा जाएगा। और ग्राम पंचायत चुनी कैसे जाएगी? तो प्रत्यक्ष, यानी उस गांव के जो लोग हैं वो जाके डायरेक्ट वोट करेंगे और अपने प्रधान को चुनेंगे, ठीक है। तो ग्राम पंचायत का जो हेड होता है वो डायरेक्ट जनता के द्वारा चुना जाता है, ठीक है। दूसरा स्तर था ब्लॉक स्तर, जिसे हम खंड स्तर भी कहते हैं। इस स्तर पे क्षेत्र पंचायत का गठन होगा। यह मध्यवर्ती इकाई होती है ग्रामीण स्वशासन में। इसे ग्राम पंचायत और जिला परिषद के मध्य की कड़ी के रूप में जाना जाता है, सही है।
इसका जो मुख्य अधिकारी होता है वो प्रमुख होता है, उसे प्रमुख कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा ब्लॉक प्रमुख, ठीक है। ये जो ब्लॉक प्रमुख होता है, क्षेत्र पंचायत में कई सारे सदस्य चुनकर आते हैं। क्षेत्र पंचायत सदस्यों को डायरेक्ट जनता चुनती है, लेकिन ब्लॉक का जो प्रमुख होता है, जिसे हम ब्लॉक प्रमुख कहते हैं, उसे जनता नहीं चुनती डायरेक्ट। ये जो सदस्य चुनकर आते हैं वो इसको चुनते हैं, इसीलिए इसके प्रमुख का निर्वाचन, क्षेत्र पंचायत सदस्य डायरेक्ट चुने जाते हैं जनता के द्वारा, लेकिन इसके प्रमुख का निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष, यानी हम जिनको जिताते हैं वो जाकर फिर अपने में से किसी को प्रमुख बनाते हैं। तो प्रधान डायरेक्ट चुना जाता है, ब्लॉक प्रमुख इनडायरेक्ट चुना जाता है, ठीक है। ऐसे ही जिला स्तर पे बनती है जिला पंचायत या जिला परिषद। इसमें भी वही होता है। सबसे पहले एक पॉइंट को याद रखें कि जिला पंचायत जो होती है यह पंचायती राज व्यवस्था का सर्वोच्च निकाय है, ठीक है। इसका जो अधिकारी होता है उसे अध्यक्ष कहते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष आपने सुना होगा, यह चेयरमैन कहते हैं। इसका भी जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। जिला पंचायत सदस्यों को तो जनता चुनती है डायरेक्ट, फिर वो जिला पंचायत सदस्य मिलकर किसको चुनते हैं? अध्यक्ष को। तो प्रत्यक्ष रूप से सदस्य चुने जाते हैं, लेकिन अध्यक्ष इनडायरेक्ट चुना जाता है। तो हमने 3 स्तर देखे। ग्राम पंचायत देखी, ग्राम पंचायत का जो हेड होता है प्रधान, वो डायरेक्ट चुना जाता है जनता के द्वारा। फिर हमने ब्लॉक क्षेत्र पे, ब्लॉक लेवल पे क्षेत्र पंचायत को देखा, उसका जो प्रमुख होता है जिसे प्रमुख कहते हैं, उसे इनडायरेक्ट चुना जाता है। और फिर होता है जिला परिषद अध्यक्ष या जिला पंचायत अध्यक्ष, ये भी इनडायरेक्ट चुना जाता है, ठीक है। एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली है। देखिए, पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए आपको 21 वर्ष की आयु होनी अनिवार्य है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। वोट देने के लिए उम्र जो है वो 18 वर्ष की है। अगर आप लोकसभा का, विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपकी उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए, और अगर आप राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो 30 वर्ष होनी चाहिए, और अगर आप राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो 35 वर्ष। लेकिन पंचायत का कॉन्सेप्ट इससे अलग है। पंचायत के चुनाव में वोट तो आप 18 साल से ऊपर दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको इलेक्शन लड़ना है तो वहां पर न्यूनतम उम्र है 21। जल्दबाजी में 25 पे टिक आपने नहीं करना है, ठीक है। एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है। कौन निर्धारित करता है क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र? राज्य सरकार करती है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। हमने देखा भी था कि राज्य विधानमंडल यहाँ पे पूरी संरचना को निर्धारित करता है, कितनी क्षेत्र पंचायतें होंगी, किसका एरिया कितना होगा, ये सब कौन करेगा? राज्य सरकार। एक और क्वेश्चन बनता है कि पंचायत चुनाव कौन करवाता है? करवाता है राज्य चुनाव आयोग, और पंचायत चुनाव की तिथि की घोषणा कौन करता है? वो राज्य सरकार करती है, ध्यान रखना है, ठीक है। पंचायत समिति के सदस्य, पंचायत समिति यानी जो क्षेत्र पंचायत है, हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि क्षेत्र पंचायत को पंचायत समिति भी कहते हैं, जो पंचायती राज व्यवस्था का मध्यवर्ती निकाय होता है। सवाल है इसके सदस्यों को कौन चुनता है? अभी हमने ऊपर पूरा कॉन्सेप्ट समझा, किसके सदस्य जनता चुन रही है और किसके अध्यक्ष को इनडायरेक्ट चुना जा रहा है वो हमने देखा। तो क्षेत्र पंचायत के सदस्यों को जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनती है। फिर ये क्षेत्र पंचायत के सदस्य या पंचायत समिति के सदस्य अपने प्रमुख को चुनते हैं, जिसे ब्लॉक प्रमुख कहते हैं, ठीक है। स्थानों का आरक्षण अनुच्छेद 243 घ के संबंध में कौन कौन से कथन सही हैं? अब हमने ए बी सी को तो देख लिया। ए में ग्राम सभा के बारे में बताया गया, बी के अंदर ग्राम पंचायतों के स्तरों के बारे में बताया गया, सी में गठन के बारे में बताया गया। इसके बाद आता है 243 का डी पार्ट। 243 का जो डी पार्ट है वो आरक्षण से जुड़ा हुआ है। इसे हिंदी में ग कहते हैं, इसको भी ध्यान रखेंगे। कई बार हिंदी में देता है, कई बार इंग्लिश में देता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि कौन सा आर्टिकल पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था करता है? 243 का डी पार्ट। अब चलिए देखते हैं कौन कौन से कथन सही हैं। SC ST और महिलाओं को आरक्षण अनिवार्य है, क्या यह सही है? क्या पंचायतों में SC ST और महिलाओं के लिए रिजर्वेशन कंपलसरी है? ये बिल्कुल सही है। और महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 आरक्षण भी कंपलसरी है, बिल्कुल सही है। जब अधिनियम आया था, 73वां संशोधन आया था, उसमें यह बात कही गई थी। हालांकि मिनिमम महिलाओं के लिए 1/3 होना चाहिए। बाद में उसमें यह भी प्रावधान था कि अगर राज्य चाहें तो इस आरक्षण को बढ़ा सकते हैं, जिसमें बाद में कई सारे राज्यों ने इस आरक्षण को 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया था। उत्तराखंड में भी अभी 50% लागू है, लेकिन मिनिमम कितना है जो आपको देना ही होगा? वो 33% है, यानी 1/3%। सवाल आया था एक पेपर में कि सबसे पहले किसने 33 से 50% किया था, तो बिहार ने किया था, ठीक है। उत्तराखंड ने 2008 में किया था पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण। तो ये कंपलसरी है कि आपको इनको आरक्षण देना ही होगा। SC ST को जनसंख्या के आधार पे, महिलाओं को 1/3 पे, ठीक है, मिनिमम 1/3।
मैक्सिमम आप दे सकते हैं, तो कई राज्यों ने 50% किया हुआ है। ठीक है। ओबीसी के आरक्षण का फैसला विधानमंडल के विभाग अधीन है, ये भी सही है। संविधान में जब ये संशोधन किया गया तो ओबीसी आरक्षण की बात नहीं कही गई। उसमें यह था कि अगर राज्य सरकार चाहे यानी विधानसभा चाहे तो ओबीसी के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकते हैं। इनके लिए कंपलसरी नहीं था, केवल एससी एसटी और महिलाओं के लिए। एससी एसटी के लिए आरक्षण जनसंख्या के आधार पर होगा, यह भी सही है। इनके लिए कोई मिनिमम फिक्स नहीं किया गया, जिस राज्य में जिस अनुपात में इनकी जनसंख्या होगी उस अनुपात में आरक्षण निर्धारित होगा। ठीक है। आंध्र प्रदेश में अल्पसंख्यकों के लिए पंचायत में आरक्षण का प्रावधान है, यह भी बिल्कुल सही है। माइनॉरिटीज समुदाय जो होते हैं उनके लिए रिजर्वेशन चलता है आंध्र प्रदेश में, इसको भी ध्यान रखना। आपसे पूछा है कौन कौन से कथन सही हैं, हमने देखा चारों के चारों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। और एक एक पॉइंट को हम समझते हुए भी चले तो आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट वही है कि पंचायतों में एससी एसटी महिलाओं को आरक्षण देना अनिवार्य है। ओबीसी के लिए अनिवार्य नहीं है, विधानसभा चाहे तो दे सकती है। महिलाओं के लिए हर ग्राम पंचायत क्षेत्र में 1/3 आरक्षण जरूरी है, बढ़ाया भी जा सकता है, कई राज्यों ने बढ़ाया भी है, सबसे पहले बिहार ने किया था। एससी एसटी के लिए आरक्षण जो है वो जनसंख्या के आधार पर होगा। ठीक है। अनुच्छेद 243 अणा के अनुसार पंचायतों की अवधि क्या है, विघटन की स्थिति में क्या प्रावधान है। जो आर्टिकल 243 ड है यानी कि 243 का ई वाला पार्ट है, अब हम उसमें चलते हैं। हमने डी को कवर कर लिया, ABCD हम देख चुके, अब ई में आ जाइए। जो ई वाला है ये पंचायतों की अवधि से जुड़ा हुआ है, उनके कार्यकाल से। देखिए 5 वर्ष का कार्यकाल होता है पंचायत का, बिल्कुल सही है। अगर पंचायत का विघटन हो जाए 6 महीने में चुनाव होने चाहिए, बिल्कुल सही है। और जो नई पंचायत चुनकर आएगी तो वह शेष अवधि के लिए होगी, ना कि पूरे 5 साल के लिए। मान लीजिए राज्य के अंदर पंचायत चुनाव हुए, किसी गांव के अंदर क्या हुआ, ग्राम पंचायत विघटित हो जाती है 2 साल के अंदर, तो 6 महीने के अंदर अंदर आपको दोबारा इलेक्शन करवाने होंगे। मान लीजिए आपने 6 महीने में इलेक्शन करवा दिया और अब 2.5 साल का कार्यकाल अभी बचा हुआ है पंचायत का, तो जो नई पंचायत आएगी वो इसी 2.5 साल के लिए आएगी। ऐसा नहीं होगा कि वो 5 साल पूरा करेगी, वो इसी 2.5 साल के लिए आएगी। ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। पंचायतों का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष निर्धारित है। किस आर्टिकल में बताया गया है, 243 के ड पार्ट में यानी 243 के ई पार्ट में। अगर किसी पंचायत का विघटन 5 वर्ष से पहले होता है तो 6 महीने के भीतर चुनाव कराए जाएंगे। अगर समय से पहले विघटन के कारण किसी पंचायत का चुनाव कराया जाता है तो ऐसी पंचायत सिर्फ शेष अवधि के लिए होगी, न कि पूरे 5 साल के लिए। अगर विघटन के समय पंचायत की शेष अवधि 6 माह से कम बची हो तो नए चुनाव करवाना अनिवार्य नहीं होगा। यानी अगर 6 महीने से कम का समय बचा है, 4.5 साल कवर कर लिए पंचायत ने अपने, और आखिर में जब 3-4 महीने रह गए तो विघटित हो गई, तो अब इलेक्शन करवाना जरूरी नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है 73वें संशोधन के अन्य प्रमुख अनुच्छेदों के संबंध में कौन कौन से कथन सही हैं। हमने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को देखा, ABCD इनके बारे में जाना, ई के बारे में जाना जिसमें आपको पंचायतों की अवधि बताई गई है। इसके बाद आता है आर्टिकल 243 का 6 वाला पार्ट। 243 का 6 पार्ट यानी कि 243 जी की बात कर रहा है। इसमें पंचायतों की शक्तियां, उनके प्राधिकार, उनके उत्तरदायित्व, इनके बारे में बताया गया है। तो ये आपका बिल्कुल सही यहाँ पे होगा। किस आर्टिकल में क्या बात कही गई है ये डायरेक्ट पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है। 243 का जो झ पार्ट है ये राज्यपाल के द्वारा 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन, पंचायतों की वित्त समीक्षा, इसकी बात करता है। ये बिल्कुल सही है। सवाल आता है आपसे कि किस आर्टिकल के तहत राज्य वित्त आयोग बनाया जाता है, तो 243 का झ वाला पार्ट। ठीक है। 243 का जो ट पार्ट है ये राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा पंचायत चुनाव और मतदाता सूची से जुड़ा हुआ है। जो 243 ट है ये राज्य निर्वाचन आयोग की बात करता है और 243 झ है ये राज्य वित्त आयोग की बात करता है। 243 का जो अणा पाठ है कि निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक लगाने की बात करता है। यानी अगर पंचायत चुनाव के निर्वाचन से संबंधी कोई विवाद होता है या कोई विरोध होता है तो न्यायालय उसके ऊपर हस्तक्षेप नहीं कर सकता। कौन सा आर्टिकल कहता है? 243 का अणा पाठ। आपसे पूछा है कौन सा वाला कथन यहाँ पे सही है, कौन कौन से आर्टिकल सही हैं? ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने पंचायत को लेकर इंपॉर्टेंट सवालों को देखा, इनको कैसे संवैधानिक दर्जा मिला
उसमें क्या क्या प्रावधान थे, कब वो संशोधन हुआ, संविधान में क्या क्या परिवर्तन हुआ, और फिर 243 जो बहुत बड़ा आर्टिकल है उसके महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को यहाँ पे जाना, जिसमें पंचायतों में आरक्षण व्यवस्था के बारे में, उनकी अवधि के बारे में, गठन के बारे में, स्तरों के बारे में हमने डिटेल से जाना। इसके आगे के जो अनुच्छेद हैं उनको हम अगली क्लास में डिटेल में कवर करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।